नमस्कार। इतिहास श्रृंखला के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 में आपने जाना था कि इतिहास क्या है और इतिहास में क्या है। आज सेकंड लेक्चर जब मैंने प्लान किया तो मैं चाहता था आपको इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी देना, लेकिन फिर मैंने चेंज किया, क्योंकि जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ी सी बुनियादी जानकारी हमें मानव उद्भव की लेनी पड़ती है। हालांकि मानव उद्भव जो विषय है वो जीव विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी का है, इतिहास का है नहीं। इतिहासकार तो उसमें बहुत बाद में एंट्री करता है। तो आज का जो लेक्चर 2 है वो बहुत संक्षिप्त जानकारी हम लोग लेंगे मानव उद्भव की। उसके बाद लेक्चर 3 आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के ऊपर मिलेगा और लेक्चर 4 में हम प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि हम मनुष्यों का जो उद्भव है वो एक प्रजाति के रूप में किसी एक प्रजाति का उत्तरोत्तर विकास है, अर्थात दुनिया के कहीं किसी एक हिस्से में कोई एक मनुष्य प्रजाति थी और वो धीरे धीरे विकसित होते होते हम आधुनिक मानवों के रूप में आ गई, तो ये लगभग उतना ही गलत है जितना ये मान लेना कि जिराफ की लंबी गर्दन इसलिए हो गई क्योंकि उसको ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ऊंची टहनियों के पत्ते खाने होते थे, इसलिए उत्तरोत्तर विकास क्रम में उसकी गर्दन लंबी होती गई। तो डार्विन या लेमार्क के कुछ सिद्धांत अब जीव विज्ञानियों को आकर्षित नहीं करते। उसी प्रकार से मनुष्यों के उद्भव संबंधी भी ये सिद्धांत कि एक रैखिक मॉडल मान्य नहीं है। तो अगर आपने ये पढ़ा है कि ये हमारे कुछ पुरखों के वैज्ञानिक नाम हैं कि एर्गास्टर से होमो इरेक्टस का और फिर होमो इरेक्टस से निएंडरथैल का या निएंडरथैल से सेपियंस मानव का उद्भव हुआ है, तो ये सिद्धांत अब मान्य नहीं है। तो अगर ये सिद्धांत मान्य नहीं है तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले हमें अफ्रीका के क्षेत्र में, पूर्वी अफ्रीका खास तौर पर, 2 उदाहरण मिलते हैं। हमें ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस के उदाहरण मिलते हैं। हालांकि ये आधुनिक मानव जैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको नर मानव कह सकते हैं, वन मानुस भी कह सकते हैं। ये गोरिल्ला या चिंपैंजी के ज्यादा करीब हैं। इसमें भी जो ड्रायोपिथिकस है वो लगभग गोरिल्लाओं या चिंपैंजी जैसे है, और जो रामापिथिकस है वो थोड़ा सा उससे अलग है, कुछ कुछ मनुष्यों जैसा। हालांकि दोनों के ही शरीर पर बाल की बहुतायत है और दोनों ही बिल्कुल चिंपैंजियों जैसे ही चलते हैं, और फिर लाखों वर्षों तक इस तरह की एक प्रक्रिया है। 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं इथोपिया और तंजानिया वाले इलाकों से। हमें कुछ जीवाश्म फॉसिल, कुछ जीवाश्म अस्थियां मिलती हैं और जीव विज्ञानियों को वो चौंकाती हैं, क्योंकि वहां पर हमें कुछ अलग प्रकार की अस्थियां मिली हैं। उनसे एक निष्कर्ष निकला कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले
जो मनुष्य था वो हालांकि उनकी जो ऊंचाई थी वो 4 फुट के आसपास मुश्किल से थी, लेकिन उनमें एक ऐसी विशेषता पाई गई जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, खास तौर पर सेपियंस, जो बुद्धिमान मानव हम लोग अपने आप को कहते हैं, उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। दरअसल 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले जो हमें प्रमाण मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कि अब वो जो मनुष्य है, या कहिए कि प्राइमेट्स हैं, ऐप है, अब वो चौपाए से दोपाया बन रहा है, अर्थात वो सीधा खड़ा हो गया है, उसने अपने अगले दोनों पैरों को उठा लिया है और उनका हाथों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यहां से एक नया विकास क्रम शुरू हुआ। जैसा आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, यूरोप के बर्फीले वातावरण से लेकर के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों तक, और इन अलग अलग प्रदेशों में वहां की जलवायु के हिसाब से रहने के लिए, अनुकूलन करने के लिए हमें कुछ अलग शारीरिक लक्षण या विशेषताएं चाहिए। तो हम मनुष्यों का उद्भव और विकास किसी एक स्थान पर ना होकर के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय में, अलग अलग वातावरण में हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। तो बहुत ही संक्षेप में इसको मैं आपको बताता हूं। इसको समझाने की तो हैसियत नहीं है मेरी, मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन जितना एक सामान्य मनुष्य को जान लेना चाहिए इतिहास पढ़ने से पहले, उतना आप लोगों को भी मैं कोशिश करूंगा बताने की कि पूरी दुनिया में हमें क्या पता चला है, कितने प्रकार के मनुष्यों की प्रजातियां एक ही समय में विद्यमान थीं और कैसे अलग अलग क्षेत्रों में वो विद्यमान थीं। तो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले, अब आप चाहें थोड़ा बोर्ड पर देख सकते हैं, बोर्ड पर देखिए जो भी लिखा हुआ है, तो YouTube पर कभी कभी उसको देखने में, समझने में दिक्कत होती है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी मैटर होता है समझाने के लिए, या कोई फ्लो चार्ट है, कुछ भी, ये आपको वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले हमें पूर्वी अफ्रीका में और अफ्रीका के और भी हिस्सों में एक प्रजाति के बारे में पता चलता है, जिसको हम बोल रहे हैं ऑस्ट्रालोपिथेसिन या ऑस्ट्रालोपिथेकस। इसका अर्थ होता है दक्षिणी वानर। और ये दक्षिणी वानर, इनमें से कुछ लोग पूर्वी अफ्रीका के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रवास कर जाते हैं। वो अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, वो यूरोप जाते हैं, वो एशिया जाते हैं, और वहां पर पहले से ही कुछ और भाई रहते हैं। तो ये क्रम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्रम नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये बस मैंने एक क्रम में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद इसका विकास हुआ या इसके बाद इसका विकास हुआ, ये समानांतर भी हैं। तो होमो निएंडरथलेंसिस या आमतौर पर निएंडरथियल बोल दिया जाता है, ये यूरोप के इलाकों में बसा हुआ था और काफी हष्ट-पुष्ट और लंबे चौड़े कदकाठी के ये लोग थे, भीमकाय कह सकते हैं। बर्फीले यूरोप की जलवायु के लिए जो हिमयुग था, उसके बाद का जो शीत युग था, उसके लिए अनुकूलित। और
निएंडर घाटी का मनुष्य, निएंडरथलेंसिस। निएंडर घाटी जर्मनी में है। एक खास बात यह है निएंडरथल्स की कि जो इनका क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी या समझिए कि जो ब्रेन का साइज था वो 1400 सीसी तक विकसित था, और ये वही 1200 से 1400 सीसी जो आधुनिक मानव है उसका सीसी है। तो इनका जो ब्रेन साइज था वो लगभग 1400 सीसी था। होमो इरेक्ट्स, इरेक्ट्स यानी कि तन करके खड़ा हुआ मनुष्य। तो होमो इरेक्ट्स जो है लगभग 900 सीसी का इसका क्रेनियल कैपेसिटी था, और होमो इरेक्ट्स एशिया में, एशिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में बहुत लंबे समय तक जमा रहा। होमो इरेक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि ये मनुष्यों की वो प्रजाति थी जिसने सबसे लंबा जीवन काल देखा, लगभग 20 लाख वर्ष। ये बाकियों के मुकाबले सबसे लंबे समय तक इन्होंने अपने आप को कायम रखा। आज ये सभी विलुप्त हो चुके हैं, सभी। इनमें से कुछ के डीएनए पूरी दुनिया में अलग अलग प्रजातियों में कहीं 1%, कहीं 6% इस तरीके से पाए जा रहे हैं, लेकिन अपने मौलिक स्वरूप में तो विलुप्त हो चुके हैं। होमो इरेक्ट्स सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहे। इसके बाद हमारे पास यहां पर लिखा है होमो सोलोएंसिस, सोलो घाटी का मनुष्य। ये जो सोलो घाटी है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाई गई। इसके प्रमाण उष्णकटिबंधीय जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूलित थे ये लोग। होमो फ्लोरेसिएंसिस, ये भी इंडोनेशिया का ही एक द्वीप था, और होमो फ्लोरोसिएंसिस या फ्लोरेंस द्वीप का मानव, तो फ्लोरेंस द्वीप भी इंडोनेशिया का ही एक क्षेत्र। और ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र का जल स्तर काफी नीचा था तब फ्लोरोसिस वहां पर पहुंच गए। ये एक ऐसी प्रजाति डेवलप हुई जिसकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं गई और वजन लगभग 25 किलो। तो इसके पीछे ये बताया जाता है कि ये फ्लोरेंस द्वीप पर तो पहुंच गए, वहीं पर निवास करने लगे, और शुरुआत में ये 1 मीटर और 25 किलो के नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, और वो बढ़ोतरी इस तरीके से हुई कि ये द्वीप मुख्य भूमि से कट गया। और जब कट गया तो जो भारी भरकम लोग थे जिनकी भोजन की आवश्यकताएं ज्यादा थीं, सबसे पहले वो समाप्त हुए। धीरे 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 कुछ लोगों ने अनुकूलन किया, ऐसी मान्यता है। तो ये जो होमो फ्लोरेसिएंसिस है तो 1 मीटर बौनी प्रजाति। अगर निएंडरथियल से इनकी तुलना की जाए तो निएंडरथियल ये 6 फुट और ये समझिए 1 मीटर से भी कम। नेक्स्ट है हमारे पास होमो रुडोल्फेंसिस। होमो रुडोल्फेंसिस यानी कि रुडोल्फ झील का मनुष्य। तो रुडोल्फ झील, सबसे पहले जो फॉसिल मिले, सबसे पहली जो जानकारी मिली वो रुडोल्फ लेक से मिली। आजकल उस लेक को आप लेक तुर्काना के नाम से जानते हैं केन्या में। तो रुडोल्फ लेक ही अब लेक तुर्काना है केन्या में। होमो हैबिल्स, होमो हैबिल्स जिसका ब्रेन साइज 650 से 800
क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो इसको ऐसा प्रथम मानव माना जाता है जिसने टूल्स बनाए, जिसने पत्थर के औजार बनाए। तो पत्थर के औजार बनाने वाला पहला मनुष्य, स्किलफुल ह्यूमन, हैंडीमैन कहा गया है। होमो एर्गास्टर, होमो हैबिल्स और होमो एर्गास्टर को एक दूसरे से जोड़ करके देखा जाता है कि एक के बाद दूसरा आया। होमो एर्गास्टर को कामकाजी मनुष्य कहा गया है और अफ्रीका वाले इलाके में इसके प्रमाण मिलते हैं। अभी मुश्किल से 14-15 साल पहले, 2010 की बात है, 2010 में साइबेरिया के इलाके में एक और प्रजाति के बारे में पता चला जो इनसे अलग थी, और डेनिसोवा गुफा में उसकी एक उंगली मिली। उसका डीएनए विश्लेषण बताता है कि ऑस्ट्रेलिया और उधर के कुछ इलाकों में उसका डीएनए वर्तमान में पाया जा रहा है। तो होमो डेनिसोवा नाम दे दिया गया, होमो डेनिसोवा। तो इस प्रकार से अभी बहुत सारे पूर्वज निकल सकते हैं। खास बात यह है, लास्ट में होमो सेपियंस, खास बात यह है कि ये लोग अलग अलग स्थानों पर मौजूद थे और सभी मनुष्य थे। भले ही शुरुआती दौर में वो चिंपैंजी या गोरिल्ला जैसे रहे हों, लेकिन ये जितने भी हैं वो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी मनुष्य थे। तो इस छोटी सी क्लास का मकसद क्या था? बहुत ही बुनियादी जानकारी देना। पहली बात तो ये कि हम मनुष्य जो हैं वो एक रेखीय मॉडल में नहीं फिट बैठते। दूसरी बात ये कि दुनिया में अलग अलग प्रकार की जलवायु, उसमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन, तो अलग अलग बहुत भीमकाय प्रजातियां, बौनी प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ वनस्पतियां इकट्ठा करती थीं, फलों पर या कंदमूल पर जीवित थीं, और ऐसी जो शिकार करने लगी थी, मांसाहारी थीं, अलग अलग प्रकार से। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से लेकर के आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के तमाम और आधुनिक मानव, होमोसेपियंस या बुद्धिमान मानव। और हमें इसके प्रमाण लगभग 70,000 वर्ष पूर्व से मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कहानी लगातार चल रही है। जो हमें शैल चित्र मिलते हैं कि कब हमारे पुरखों ने चित्रों के तौर पर निशानियां छोड़नी शुरू करी। शैल मतलब चट्टान, पत्थर, गुफाओं की दीवारों पर जो इन्होंने अंकन किया, तो लगभग मान लीजिए 18,000 BC हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। और 10,000 BC आते आते जीवन थोड़ा इनके मुकाबले थोड़ा क्या बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। एग्रीकल्चर, कृषि शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद का इतिहास तो पूरा इतिहास है ही, वो हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए लाभदायक रहा हो। सिंपल फैक्ट हैं, इसका विश्लेषण करने की क्षमता, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि मेरी नहीं है, मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रागैतिहासिक काल शुरू करने से पहले इतनी जानकारी आवश्यक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 4 प्रागैतिहासिक काल के ऊपर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे।